यदि देश में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो देश के भीतर नागरिकों की बचत की वास्तविक क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि देश में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो नागरिकों के पास जो बचत पैसा होता है उसकी क्रय शक्ति घट जाती है, क्योंकि रखे हुए पैसे का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति को छिपा हुआ चोर कहा जाता है। मान लीजिए आपने आज बैंक में 10,000 रुपये बचाकर रखे हैं और बाजार में 10% की तीव्र महंगाई आ जाती है, तो जो सामान आज 10,000 में मिल रहा था अगले साल वह 11,000 का हो जाएगा। भले ही आपकी तिजोरी या बैंक में 10,000 का नोट सुरक्षित है, लेकिन उसकी वास्तविक क्रय शक्ति घट चुकी है, क्योंकि अब वह पुराना नोट उतना सामान नहीं खरीद सकता। इसलिए महंगाई बचत करने वालों की दुश्मन मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक प्रभाव लागत जनित मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? सरकार द्वारा व्यक्तिगत आयकर की दरों में भारी कटौती करना, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में अचानक बड़ी कमी करना, सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पादक शुल्क में भारी वृद्धि करना। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाए तो सामान के ट्रांसपोर्टेशन में अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिस कारण से महंगाई बढ़ जाएगा। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ा? क्योंकि सामान को बनने और पहुंचने का जो कॉस्ट है, जो उसका मतलब कि कॉस्ट है, उसको क्या बोलते हैं कॉस्ट को? कॉस्ट पुश मतलब कि कॉस्ट पुश लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि हाँ, उसका जो लागत जनित मुद्रास्फीति है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए से महंगाई आ गया। इन्फ्लेशन टैक्स या मुद्रास्फीति कर से क्या तात्पर्य है? इन्फ्लेशन टैक्स या मुद्रास्फीति कर से क्या तात्पर्य है? तीव्र महंगाई के कारण नागरिकों के पास रखी नकदी की क्रय शक्ति में होने वाली अदृश्य गिरावट, जो सरकार के अत्यधिक नोट छापने से होती है, उसे हम इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। यह एक कोई औपचारिक या लिखित टैक्स नहीं है जो सरकार आपसे वसूलती है। जब सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों से कहकर बड़े पैमाने पर नोट छपवाती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। उसके परिणाम स्वरूप तीव्र महंगाई पैदा होती है और जनता के हाथों में रखे पैसे का मूल्य अपने आप कम हो जाता है। अर्थशास्त्र में माना जाता है कि सरकार ने नए नोट छापकर जनता की जेब से उनकी क्रय शक्ति का एक हिस्सा बिना बताए छीन लिया, इसलिए इसे इन्फ्लेशन टैक्स या सेनियोरेज का प्रभाव कहा जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय बैंक के सामने मौद्रिक नीति बनाने में सबसे बड़ी दुविधा क्या आती है? सबसे बड़ी दुविधा यह आती है कि यदि हम ब्याज दरें बढ़ा दें तो विकास दर और भी ठप हो सकती है, तथा यदि ब्याज दरें घटा दें तो महंगाई और अधिक भड़क सकती है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन मंदी जनित मुद्रास्फीति है। अगर ब्याज दरें बढ़ा दिया जाए तो लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे, तो लोग और सामान और कम खरीदना कर देंगे, जिस कारण से विकास दर ठप हो जाएगा। लेकिन अगर ब्याज दरें घट जाएगी तो लोगों के पास पैसा बहुत अधिक चला जाएगा, लोग डिमांड अचानक से बढ़ा देंगे और फिर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई अभी बढ़ा नहीं है। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्द सूटकेस लागत या सूलेदर कॉस्ट का मुद्रास्फीति से क्या संबंध है? अति मुद्रास्फीति के समय बैंक में बार बार पैसा निकालने और नकदी का प्रबंधन करने में नागरिकों को जो समय, ऊर्जा और जूता घिसकने का खर्च आता है, उसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में या सूलेदर कॉस्ट कहते हैं। हार्डकोर या कोर इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन की तुलना में अधिक विश्वसनीय क्यों माना जाता है? जो हार्डकोर या कोर इन्फ्लेशन होता है यह अस्थायी मुद्रास्फीति होता है। जैसे बाजार में अक्सर सब्जियों और दूध के दाम बढ़ते रहते हैं, पर वो कोर इन्फ्लेशन नहीं है, वो अस्थायी मुद्रास्फीति नहीं है। तो परंतु देश में जो अस्थायी मुद्रास्फीति है, जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से इन सब्जियों और दालों को या फिर सब्जियों और दूध की कीमत को घटा देते हैं, महंगाई को घटा देते हैं, तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए कि इस महीने बेमौसम बारिश के कारण प्याज और टमाटर की फसल खराब हो गई और उनका दाम 200% बढ़ गया। या खरीद देशों में तनाव के कारण पेट्रोल 10 दिन के लिए महंगा हो गया। इससे हेडलाइन इन्फ्लेशन का आंकड़ा अचानक बहुत ऊपर दिखने लगेगा, लेकिन यह देश की अस्थायी आर्थिक स्थिति नहीं है। अगले महीने फसल आते ही दाम सामान्य हो जाएंगे। इसलिए रिजर्व बैंक और अर्थशास्त्री इन अत्यधिक उतार चढ़ाव के घटकों को हटाकर
कोर इन्फ्लेशन का निकालते हैं ताकि पता चले कि अर्थव्यवस्था में मूल ढांचे में महंगाई वास्तव में बढ़ी रही है या नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ग्रामीण, शहरी और संयुक्त परिवार के अतिरिक्त भारत में कुल कितने विशिष्ट सीपीआई सूचकांक शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं? शिमला में स्थित श्रम ब्यूरो के द्वारा 3 प्रकार के सीपीआई जारी किए जाते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल और सीपीआई आरएल। भारत में खुदरा महंगाई को बहुत बारीकी से देखने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो शिमला 3 विशिष्ट सूचकांक जारी करता है। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एल एग्रीकल्चर लेबर्स, सीपीआई आरएल यानी कि रूरल लेबर्स। लेकिन जो सीपीआई रूरल होता है या सीपीआई अर्बन होता है, यह सीपीआई कंबाइंड होता है, यह एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। जबकि सीपीआई तो दो है, सीपीआई रूरल लेबर से सीपीआई अर्बन है या रूरल है। सीपीआई अर्बन या रूरल एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और सीपीआई आरएल जो है हमारे श्रम ब्यूरो के द्वारा जो क्या नाम है इसका, हाँ श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति का उत्पादक या व्यापारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? मुद्रास्फीति के उत्पादक या व्यापारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उन्हें भारी हानि होती है क्योंकि उनके बचत नहीं, उनको लाभ होता है क्योंकि वे अपने तैयार मालों को ऊंचे दामों पर बेचकर अधिक प्रॉफिट या मार्जिन कमाते हैं। जो उत्पादक होते हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग होते हैं, जैसे कोई बिजनेस किया है तो उसके पास पहले ही सप्लाई हो जाता है, मतलब उसके पास सामान पहले स्टॉक में पड़ा हुआ है। क्योंकि मुद्रास्फीति है, महंगाई है, तो वह सस्ते सामान को भी महंगे में बेचेगा जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोट सत्य है? मुद्रास्फीति के दौरान देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट वैश्विक बाजार में महंगे हो जाते हैं जिसके कारण उनकी मांग घट जाती है। बिल्कुल सही है, मुद्रास्फीति में एक्सपोर्ट घट जाता है जबकि इम्पोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि घरेलू सामान की तुलना में विदेशी सामान अपेक्षाकृत सस्ता लगने लगता है, यानी कि दोनों कथन सही है। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। अर्थव्यवस्था में वर्णित श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार संरचनात्मक मुद्रास्फीति का मुख्य दोष विकासशील देशों में कहाँ पाया जाता है? संरचना मतलब श्रीमती उर्सुला हिक्स के द्वारा संरचनात्मक मुद्रास्फीति में मतलब बताया गया कि मुख्य दोष जो है कृषि क्षेत्र की जड़ता, कमजोर परिवहन व्यवस्था और गोदामों कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी में होने के कारण मुद्रास्फीति पड़ता है। मतलब कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति में होता है क्या कि जैसे कि देश में गाँव में कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, उनको सब्जी रखने का स्थान ही नहीं होता है कि सड़ जाएगा। फिर सड़कें भी खराब है, सब्जियों को शहर में पहुंचाने में भी लागत बहुत बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। जब कॉस्ट बढ़ जाता है यानी लागत जब बढ़ जाता है तो मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई हो जाएगी, वस्तुएं महंगी पड़ेंगी। थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते समय विनिर्मित उत्पादों यानी प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन बिजली और ईंधन बिजली के भारांश या वेटेज को सही करता हुआ क्रम कौन सा है? जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI, इसकी गणना करते समय हम देखते हैं कि मतलब WPI में 697 वस्तुएं जिसमें से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्राथमिक वस्तुओं का और उसके बाद ईंधन और बिजली का है। यानी कि विनिर्मित वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन और बिजली। विनिर्मित वस्तुओं का 64.2% योगदान है और इसके बाद प्राथमिक वस्तुओं का 22.6%, ईंधन और बिजली का 13.2% वेटेज है। जीडीपी डिप्लेटर को महंगाई नापने का सबसे उत्तम और व्यापक पैमाना माना जाता है, जबकि हमारे पास WPI और CPI पहले से मौजूद है। क्यों? क्योंकि WPI और CPI में केवल कुछ चुनिंदा वस्तुएं या सेवाएं ही शामिल होती है, जबकि जीडीपी डिप्लेटर देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन को दर्ज करता है। अर्थशास्त्र में AW फिलिप्स के द्वारा अल्पकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है, परंतु दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र आकार कैसे ले लेता है? जो फिलिप्स थे, फिलिप्स ने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए जो मुद्रास्फीति और महंगाई और बेरोजगारी होती है उनमें विपरीत संबंध होता है, यानी महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा। परंतु लॉन्ग टर्म में यह फिलिप्स वक्र फेल मार जाता है और यह वर्टिकल हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो मुद्रास्फीति होती है और जो बेरोजगारी होती है उसमें कोई संबंध नहीं होता है। और इसको बताने वाले मिल्टन फ्रीडमैन थे जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। रेड गियर या कूदती हुई मुद्रास्फीति के समय जब मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर रहा हो तो आम नागरिक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए पैसों को किस रूप में बदलना पसंद करते हैं? रेड गियर या कूदती हुई मुद्रास्फीति में आम नागरिक जो होते हैं अपने पैसों को किसी अस्थायी जैसे सोना खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, इन सब में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनके जो ठोस संपत्ति होती है जैसे सोना चांदी, ये सब इनका पैसा जो स्थिर होता है, मतलब पैसा दाम बढ़ जाता है परंतु उसको मौजूदियत तो नहीं घटती,
तीव्र महंगाई के समय करेंसी नोट केवल कागज का टुकड़ा बन जाता है, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति लगातार घटती रहती है। ऐसी स्थिति में समझदार नागरिक कागजी संपत्ति या बैंक डिपॉजिट की तुलना में पैसा निकालकर ठोस संपत्ति में लगाना चाहते हैं, क्योंकि ठोस संपत्ति की खासियत यह है कि महंगाई के साथ साथ इनके दाम भी अपने आप बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए कि देश के विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर बहुत अच्छी है, परंतु अचानक किसी बड़े युद्ध के कारण कच्चे माल की आपूर्ति ठप हो जाती है। इसे हम इस बाहरी झटके के कारण भारतीय बाजार में जो महंगाई आई उसे अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, इम्पोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि तेल ओल के दाम में वृद्धि होने के कारण उनको यातायात में प्रॉब्लम होगी और वो यातायात महंगा पड़ेगा तो वस्तुओं का दाम भी बढ़ जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की गणना करते समय आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष की कीमतों का संदर्भ माना जाता है? पहले एनएसओ द्वारा जो सीपीआई की गणना की जाती थी वो आधार वर्ष 2012 पे माना जाता था, परंतु अब आधार वर्ष 2024 हो चुका है। और जो डब्ल्यूपीआई होता है उसका आधार वर्ष हो चुका है 2022-23। जीडीपी का भी आधार वर्ष 2022-23 अब हो गया है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले गुणात्मक या चयनात्मक उपायों में कौन शामिल है? मुद्रास्फीति को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि जो नियंत्रण के लिए आरबीआई यूज करती है हथकंडे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जो होता है, यानी कि गुणात्मक वाले में क्या आता है, गुणात्मक वाले में उधार की सीमा या मार्जिनल आवश्यकता आता है, जबकि रेपो रेट, सीआरआर, ओएमओ ये सब गणनात्मक में आते हैं। आरबीआई के पास महंगाई से निपटने के लिए, लड़ने के लिए दो तरह के हथियार हैं। पहले होते हैं मात्रात्मक, जो पूरे देश के सभी बैंकों पर एक समान लागू होता है, जैसे सीआर, कैश सीजर रेशियो, एसएलआर, स्टेचुरी क्या बोलते हैं इसको, रेपो रेट, बैंक रेट, और ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरे होते हैं गुणात्मक या चयनात्मक, जो किसी विशेष क्षेत्र चुनिंदा लोन को कंट्रोल करने के लिए होता है। मार्जिन आवश्यकता तय करना, मतलब मार्जिन आवश्यकता क्या है? इसका बेहतरीन उदाहरण है कि मान लीजिए कि पहले 10 लाख के सोने पर बैंक आपको 8 लाख रुपए का सोना देती थी, तो यह मार्जिन जो है 20% है। परंतु आरबीआई को लगा कि सोने पर लोन लेकर लोग बाजार में महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो उसने मार्जिन बढ़ाकर 40% कर दिया है। अब 10 लाख पर सिर्फ 6 लाख का लोन मिलेगा। इससे बाजार में चुनिंदा तरीकों से लिक्विडिटी कम हो जाती है। लेकिन ये ज्ञान की सभा है। सरकार द्वारा घाटे का वित्त व्यवस्था अपनाए जाने पर मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती? क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार को बजट पूरा करने के लिए नए नोट छापने पड़ते हैं, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति और लोगों को क्रय शक्ति अचानक बढ़ जाती है। लोगों के पास धन ज़्यादा हो जाता है तो लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ा देते हैं, जिस कारण से सप्लाई कम होने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत आर्थिक घटनाक्रम अपस्फीति या डिप्लेशन के दौरान बाजार में क्या घटित होता है? डिप्लेशन क्या होता है? डिप्लेशन में वस्तुओं का दाम लगातार गिरने लगते हैं, वस्तुओं सेवा की कीमतें लगातार गिरती है, जिससे उत्पादक का मुनाफा खत्म होने लगता है और भारी मंदी व बेरोजगारी फैलती है। बाकी एक्सप्लेनेशन को मतलब रोक करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। मिलान कीजिए। क्या रहा है कि स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन क्या है? स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? जब बाजार में सभी वस्तुओं का दाम न बढ़ के किसी एक वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदचलित महंगाई है। डिफ्लेशन क्या होता है? जब बाजार में महंगाई दर एकदम न्यूनतम या मतलब जीरो और जीरो से कम भी है, ऋणात्मक होता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में वस्तु महंगी होने के स्थान पे सस्ती होने लगती है लगातार। और डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई अब भी है, परंतु इसकी महंगाई का जो दर है वो कम है। पहले 8% था, अब 5% है। तो इसकी प्रेशर मतलब ए को किसमें जोड़े हम? ए को 2 से जोड़ना है, क्योंकि चुनिंदा वस्तुओं के दामों में उछाल आया है, तो ए को 2 में जोड़ेंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं जोड़ करके। मुद्रास्फीति के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सर्वाधिक असुरक्षित या पराजित होता है? मुद्रास्फीति के संदर्भ में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर और निश्चित परिश्रम भोगी। हाँ, ये बिल्कुल। मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर और निश्चित पेंशन भोगी होते हैं, ये सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। क्योंकि मुद्रास्फीति में अमीर और अमीर होता जाता है, क्योंकि उसकी संपत्तियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर रोज 400 रुपये कमाता है, उसकी दिहाड़ी रोज नहीं बढ़ती, पर उसके सामने आटा, दाल, तेल सब दुगने महंगे हो जाते हैं। अब 400 रुपये कमा रहा है, परंतु सबके दाम बढ़ गए हैं, तो इस प्रकार बुजुर्ग पेंशनभोगी को पेंशन फिक्स होती है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसलिए महंगाई को गरीबों पर लगने वाला सबसे क्रूर या प्रतिगामी रिग्रेसिव अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़ों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साप्ताहिक और मासिक आधार पर कौन सा मंत्रालय या विभाग मुख्य रूप से मॉनिटर प्रस्तुत करते हैं? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय और सांख्यिकी मंत्रालय एनएसओ। डब्ल्यूपीआई को वाणिज्य
उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है, जबकि सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जारी करता है। यदि देश की केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए नकद अच्छित अनुपात CRA 4.5% से बढ़ाकर के 6% कर देता है, तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास कर्ज देने के लिए धन कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको कैश ज़्यादा रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जिससे बाजार में तरलता घटेगी और महंगाई पर लगाम लगेगा। बॉटलनेक मुद्रास्फीति या सप्लाई बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? मांग में कोई बदलाव न होने पर भी आपूर्ति श्रृंखला के अचानक ठप हो जाने से। अगर डिमांड उतना ही है परंतु चूंकि सप्लाई अब बंद हो चुका है, तभी महंगाई बढ़ सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सप्लाई बॉटलनेक इन्फ्लेशन। कथन ए, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर भारत ने वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते के तहत इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाया। कारण, इसके तहत RBI को वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है कि वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई को 4% की सीमा पर बनाए रखे, जिसमें ऊपर नीचे केवल 2% कर सकते हैं। ये कथन और कट दोनों सही है। भारत में आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा आधुनिक सुधार है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर सरकार और RBI के बीच कानूनी समझौता हुआ है कि इसके तहत RBI को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया गया कि देश में CPI को 4% पर बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा 2% का इन परिवर्तन हो सकता है बस। अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल में जब देश की घरेलू करेंसी अपनी क्रय शक्ति पूरी तरह खो देती है, तब लोग सिक्कों या नोटों को छोड़कर लेन देन के लिए प्राचीन पद्धति वस्तु विनिमय प्रणाली को क्यों अपना लेते हैं? क्योंकि कागजी मुद्रा पर नागरिकों का विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वे मूल्य के स्थिर संचय के रूप में वास्तविक वस्तुएं यानी कि अनाज या सोने का पर भरोसा करते हैं और बार्टर सिस्टम वापस आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजकोषीय उपायों के अंतर्गत आता है? सरकार द्वारा गैर विकासात्मक या फालतू के सार्वजनिक खर्चों में भारी कटौती करना और सार्वजनिक ऋण बढ़ाना। सार्वजनिक ऋण बढ़ाना। वेतन मूल्य सर्पिल नामक आर्थिक अवधारणा मुद्रास्फीति के दुष्चक्र को बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित करती है। जब देखो, मगर महंगाई बढ़ता है तो जो कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाओ, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, हमारा वेतन में खर्चा नहीं चल रहा है। तो कंपनी कहती है ठीक है वेतन बढ़ा देता हूँ। अब जब कंपनी वेतन बढ़ा देती है तो कंपनी वेतन अपने पास से तो देगी नहीं, तो इसके लिए क्या करेगी कंपनी कंपनी अपनी वस्तु का दाम बढ़ा देगी। तो वस्तुओं का दाम बढ़ा देगी तो फिर महंगाई बढ़ जाएगा। अब भले ही वेतन बढ़ गया कर्मचारियों का, पर चूंकि फिर से महंगाई बढ़ गया तो फिर कर्मचारी कहेंगे मेरा वेतन और बढ़ाओ। तो कंपनी कहेगी ठीक है लो वेतन और बढ़ा देता हूँ। तो कंपनी वेतन के साथ साथ वस्तु का दाम भी और बढ़ा देती है। तो जैसे जैसे वेतन बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रहा है। इसे कहते हैं वेतन मूल्य सर्पिल। कथन और कारण, विकासशील देश जैसे भारत में रेंगती हुई मुद्रास्फीति का होना आर्थिक समृद्धि के लिए एक अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि हल्की और नियंत्रित मूल्य वृद्धि उत्पादकों और निवेशकों को भविष्य में बेहतर लाभ की प्रत्याशा देती है, जिससे वे निवेश और रोजगार बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।